चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स। लास्ट लेक्चर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया था। हेड ऑफ इनकम है ये पहला जो हम टारगेट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 22 से 27 का पूरा ब्लॉक है इस चैप्टर में, इसकी बात हुई थी। तो कल हमने जितना पढ़ा एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं और फिर बाकी के जो आपके सेक्शंस हैं वो कवर अप करते हैं। हमने देखा चार्जिंग सेक्शन है 22। चार्जिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी हेड ऑफ इनकम का, बिकॉज वो डिफाइन कर देता है कि इस हेड में क्या टैक्सेबल होने वाला है और क्या नहीं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब चार्जिंग सेक्शन में यहाँ पे उन्होंने बोला ये कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेनली रेंटल इनकम टारगेट करना है। रेंटल इनकम किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी से हो सकती है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ कवर होता है यहाँ पे। अब चार्जिंग सेक्शन में बोला कि हम एक्चुअल रेंट को टारगेट नहीं करते, बिकॉज एक्चुअल रेंट वाली जो चीज़ है वो विजिबल नहीं होगी। बहुत बार लोग बताएंगे नहीं कितना रेंट चार्ज किया कितना नहीं, ये भी नहीं बताएंगे कि टेनेंट को रखा है। इससे बेटर दूसरा ऑप्शन क्या है, बोला प्रॉपर्टी की पोटेंशियल को टारगेट करो। जीएसटी में भी अपन देखते थे सप्लाई वर्ड को टारगेट किया, सेल को नहीं किया। कुछ वैसे ही यहाँ पे सेफ ऑप्शन पोटेंशियल। भाई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, किराए पे देनी हो तो इतना किराया तो आराम से आ सकता है। किराए पे नहीं दिया आपका प्रॉब्लम है, हम तो इसको टैक्सेबल मानेंगे। और जब टैक्सेबल मानेंगे ना तो ओनर क्या करेगा, अपने आप प्रॉपर्टी किराए पे देगा। सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में तो रेंट्स कंट्रोल में रहेंगे। जो इंसान प्रॉपर्टी रेंट पे यूज कर रहा है वो खरीदने का बजट नहीं रखता है, इसलिए वो रेंट पे यूज कर रहा है। और आप उसको प्रॉपर्टी के ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, रेंट बढ़ा रहे हो, तो फिर उसके लिए वो अनअफोर्डेबल हो रहा है। पूरी इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो डिमांड सप्लाई का बैलेंस मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रायोरिटी होती है, इसलिए वो लोग लॉज में ये सब चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसा है। अब यहाँ पे एनुअल वैल्यू करके एक टर्म यूज किया जिसको टारगेट किया गया है। उन्होंने सिंपली ये बोला कि आप प्रॉपर्टी की पोटेंशियल देखो, उसकी कमाने की जो है वो एबिलिटी देखो और उसको टारगेट करो, एक्चुअल रेंट को टारगेट मत करो, ये कंडीशन है। फिर बोला प्रॉपर्टी में ना बिल्डिंग होनी जरूरी है। सिर्फ जमीन होगी, ओनली लैंड, सो दैट इज नॉट कवर्ड हियर। बिल्डिंग और लैंड अटैच्ड विथ, तो बिल्डिंग के साथ जमीन है तो चलेगा। जैसे कोई बड़ा सा बंगलो है या फार्म हाउस है, प्रॉपर्टी भी है, गार्डन एरिया है, पार्किंग एरिया, वो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ खाली जमीन होगी तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं। तो फिर वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी अदर सोर्सेज में। ये पॉइंट हमने देखा। उसके बाद हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं और आप उससे कोई किराया कलेक्ट कर रहे हो तो वो इस हेड में नहीं आएगा, वो अगेन अदर सोर्सेज में जाएगा। ये भी एक पॉइंट था। और प्रॉपर्टी अगर आपके खुद के बिजनेस के लिए ही यूज हो रही है, ठीक है, थोड़ा उठ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, तो उस तरफ ज्यादा हो गया। ऐसे ऊपर की साइड से उसको पुश करोगे ना तो होगा। हाँ, थोड़ा ये लेफ्ट साइड से जो है ना उसको राइट पे ले जाओ। हाँ, हो जाएगा। वो पूरा थ्रू आउट वहीं से करते हुए आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। हाँ, जो बीच में जहाँ तुमको ट्रिक नहीं समझ आई। हाँ, ये जो एक एक करके लेके जाना पड़ेगा। हाँ देखो, ये जो लेफ्ट हैंड से लेके जा रहे हो ना, हाँ ये हाँ ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, ये एक एक पास ऑन होगा। हाँ एग्जैक्ट, सही, अब समझ आ गई। हाँ ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई प्रॉपर्टी अगर आपके खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो फिर उसकी कोई पोटेंशियल नहीं हो सकती रेंट कमा के देने की। सपोज ये जगह मेरे खुद के नाम पे मेरी परचेज है, अब मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ाने के लिए यूज कर ही रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं इसकी पोटेंशियल है, इससे इतना रेंट आ सकता है। अरे भाई रेंट आने के लिए मुझे प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी ना, तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर? तो मैं यूज कर तो रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही मैं अपनी बिजनेस इनकम अर्न कर रहा हूँ। तो मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा एक काम करो तुम लोग फिर रेंट कमा लो, पीजीबीपी में मेरी इनकम फिर नहीं आएगी यहाँ से, तो टैक्स तो मैं भर ही रहा हूँ ना इस प्रॉपर्टी को यूज करके, तो प्रॉब्लम क्या है? तो अगर मेरे खुद के बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो उसकी पोटेंशियल ऑफ रेंटल इनकम नहीं हो सकती है। कॉमन सेंस वाली चीज है। ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, रेंट पे दी हुई है, तो उसकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स थे। पहला, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करो। डिपार्टमेंट मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, इसमें भी फैक्टर्स थे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। पहले विचएवर इज हायर फिर विचएवर इज लोअर, उससे आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया। कंपैरिजन किया एआर के साथ तो जीएवी आया, उसमें वैकेंसी वाले पॉइंट्स देखे हमने। जीएवी आने के बाद हमने म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया जो ओनर ने पे किया हो अपनी पॉकेट से। फाइनली हमें जो मिला दैट इज द एनुअल वैल्यू या एवी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे दे रखी, ठीक है। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला पॉइंट देखो। अगर आप ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करते हो तो एक इंडिविजुअल कोई भी 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है। अब आपके पास मान लो 3 प्रॉपर्टी है, तो तीसरी वाली का क्या करें? या तो उसको रेंट पे दे दो
या अपनी पॉकेट से आप उसके ऊपर टैक्स पे करो, लेकिन वो डीम्ड लेट आउट मानी जाएगी। अब 3 प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप में है, तो आपका कॉल है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मानना है। सबसे सस्ती वाली को डीम्ड लेट आउट मान लो, सबसे महंगी वाली को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दो, तो टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अलग अलग है ना, जिस प्रॉपर्टी का किराया सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा महंगी है, तो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा। आप दिखा दो ना वो वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट ये चेक नहीं करता आके कि जो आपने क्लेम किया आप उसी में रहते हो किसी और में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजों को इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी अगर पार्शियली लेट आउट है, एक फ्लोर लेट आउट कर रखा है, एक फ्लोर खुद यूज कर रहे हैं, तो सारा कैलकुलेशन रेंटल इनकम का हाफ हाफ करके होगा, वैसा सिंपल। प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया साल में कुछ दिन के लिए, तो भी वो पूरे साल के लिए डीम्ड लेट आउट मान ली जाएगी। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमने नोशनल इनकम वाला पॉइंट देखा था बिल्डर्स के लिए, कि अगर आपने प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे दिखा रखा है और आपने उसको बेचा नहीं 2 साल तक, तो तीसरे साल से वो टैक्सेबल हो जाएगी। या तो रेंट पे दे दो या उसको सेल ऑफ कर दो, तो ये आपकी चॉइस है क्या करना है। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? हाँ हाँ, सम तो करा लो, थियरी वाले पार्ट में सारा क्लियर, ठीक है। अब जो इलस्ट्रेशन आपको दिया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो उसमें जो फर्स्ट हाउस है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 2 रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं फर्स्ट हाउस में। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी है ना, वो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। म्यूनसिपल वैल्यू एक फ्लोर की नहीं होगी, म्यूनसिपल वैल्यू होगी तो पूरी बिल्डिंग की होगी। तो फर्स्ट हाउस की म्यूनसिपल वैल्यू है 120, फेयर रेंट है 150, स्टैंडर्ड रेंट है 130। पर यूनिट पर एनम का जो रेंट दे रखा है 70,000 पर यूनिट। अब रेंट तो पर यूनिट ही होगा। एक बिल्डिंग है मेरी, 2 फ्लोर्स है, तो मैं एक एक फ्लोर एक एक यूनिट के बराबर रेंट पे देता हूँ, ऐसा हो गया, ठीक है। और जैसे ये बिल्डिंग है, तो ये पूरी बिल्डिंग एक सिंगल हाउस है, बट ये 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो तीनों फ्लोर एक एक यूनिट है। तो ओनर तो फ्लोर वाइज यूनिट रेंट पे दे रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग एक ही है। अब म्यूनिसिपल वैल्यू पूरी बिल्डिंग की होगी, एक फ्लोर की नहीं होगी, लेकिन रेंट जो है वो एक फ्लोर का होगा। तो यहाँ पे देख लो आप, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ पूरे हाउस का है, और जो रेंट पर यूनिट पर एनम लिखा है वो एक फ्लोर का है, और ऐसे 2 फ्लोर्स है। तो सीधी बात है, टोटल प्रॉपर्टी का रेंट कितना चार्ज किया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा उससे, क्लियर हुआ। म्यूनसिपल टैक्सेस जो है 12,000 रुपये है, ड्यू है लेकिन पे नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड, तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि पे किया ही नहीं, पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। अब कैलकुलेशन करना है तो करें कैसे? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर 150, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 130। 130 आपका आ गया ER। एक्चुअल रेंट कितना है? 70,000 इंटू 2 है ना, 140। तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो ज्यादा है तो अच्छा है ना, फिर डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो GAV कितना होगा? 140, क्लियर हो गया। म्यूनसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो एनुअल वैल्यू भी 140, समझ आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में एनुअल वैल्यू 140। पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलता है, ये बात हुई थी। ठीक है। फिर सेकेंड हाउस के केस में यहाँ तो एक ही यूनिट है, डायरेक्ट कैलकुलेशन। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर 75, विच एवर इज लोअर वापिस 75, कंपेयरिंग विद रेंट 84, तो 84 ही आएगा, ज्यादा ही चार्ज किया आपने, तो सही है। GAV विल बी 84। उसमें से म्यूनसिपल टैक्स को लेके क्या बोला है? ₹8,000 फॉर लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर, तो डिडक्शन मिलेगा। एंड ₹9,000 ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड, नहीं पे किया, डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 8,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने कल एकदम क्लियर बोला था, जिस साल में आप पे करोगे उस साल में डिडक्शन मिलेगा। मैंने एडवांस वाला पॉइंट भी बोला था, आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट भी बोला था। असेसमेंट ईयर का कोई पॉइंट था ही नहीं, उसमें लिखा था बोर्न एंड पेड बाय द असेसी इन प्रीवियस ईयर। तो आप जिस प्रीवियस ईयर में जितना भी पे करोगे उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। 2 साल का बाकी था, एक साथ भरा, तो 2 साल तक डिडक्शन नहीं मिला होगा, तो इस साल मिल जाएगा। अगले साल का एडवांस भर दिया, वो भी इस साल मिल जाएगा, अगले साल नहीं मिलेगा, वैसी बात है। तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन था, ये बोला था ऐसा है, और वो स्पेसिफिक लिखा हुआ है। तो 8,000 रुपये का डिडक्शन जो लास्ट ईयर का आपने इस साल भरा वो डिडक्शन ले लो। अब 9,000 इस साल का बाकी वो आपने दिया नहीं, जब दोगे तब डिडक्शन लेना, पेमेंट बेसिस पे चलेगा, सिंपल। तो 84,000 में से 8,000 लेस हो जाएगा,
बचेगा कितना 76। फिर थर्ड हाउस 3 यूनिट्स है उसमें, तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयरिंग दैट विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो ER आ गया 72। रेंट पर यूनिट पर एनम 21,000, 3 यूनिट्स है तो इंटू 3 हो जाएगा 63, तो वो 72 और ये 63, रेंट तो कम है, वैकेंसी जैसा कुछ बोला नहीं है, तो फिर GAV किसको बनाएंगे 72,000 ER एक्सपेक्टेड रेट, बिकॉज आपने जो रेट चार्ज किया है वो पूरे साल का है, पर फिर भी वो एक्सपेक्टेशन से कम है तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो 72,000। अब उसके सामने म्यूनसिपल टैक्स वाला क्या पॉइंट है वो देख लो, 54,000 आपने अगले 9 साल का एडवांस दिया और बाकी करंट ईयर का है, मतलब 10 साल का एडवांस टैक्स एक साथ ही भर दिया पूरा, जो प्रॉपर्टी टैक्स है 10 साल का एक साथ भर दिया, तो जितना भरा उतना पूरा डिडक्शन मिलेगा, रूल तो यही बोलता है पूरा मिलेगा। हाँ, तो 72 में से 60 लेस हो जाएगा और 12,000 जो है वो टैक्सेबल होगा। चलो देखें, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 24, डिडक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये आगे की स्टोरी कंटिन्यूएशन में ही है। 23 में ना हमने इनकम वाले पार्ट पे बात की, एनुअल वैल्यू कितनी होगी, टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, बट जो भी इनकम आप जिस हेड में भी कमा रहे हो उस इनकम को कमाने में आपका कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होगा, तो उस खर्चे का डिडक्शन भी आपको मिलता है और नेट इनकम टैक्सेबल होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक तरफ आपने रेंटल इनकम कमाई है, तो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में, उस प्रॉपर्टी को बनाने में, उस प्रॉपर्टी को खरीदने में आपका खर्चा लगा होगा, वो सारे कॉस्ट का डिडक्शन वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते हैं, कुछ लमसम बेसिस पे, कुछ एक्चुअल बेसिस पे। अब इसमें सेक्शन 24 में 2 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज है क्लॉज नंबर A, वो आपको देता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपकी सेक्शन नंबर 23 के हिसाब से जितनी भी एनुअल वैल्यू आई है, ठीक है, जो भी अमाउंट आ रहा है उसमें से आपको ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं अंडर सेक्शन 24 क्लॉज A। इन्होंने ऐसा बोला कि भी देखो, प्रॉपर्टी के मामले में ना प्रॉपर्टी मेंटेन करने में ओनर का भी कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता ही है, लेकिन वो खर्चे का हम एक्चुअल डिडक्शन नहीं दे रहे। एक्चुअल मतलब जितना हुआ उतना ले लो, क्योंकि उसमें फिर मैनिपुलेशन होगा, लोग बड़ा चढ़ा के खर्चे दिखाएंगे। इससे बेटर क्या है, स्टैंडर्ड लमसम डिडक्शन। जितनी भी आपकी एनुअल वैल्यू आई थी उसमें से 30% आप डिडक्शन ले लो, वो 30% में ना आपका रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन सब आ गया, उतना आपको क्लेम करने को मिल जाएगा। ये लमसम है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल होता तो यहाँ पे लाइन लग जाती, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया इतना खर्चा हुआ, कारपेंटर को बुलाया उतना खर्चा हुआ, मेंटेनेंस में इतना कॉस्ट गया, ये वो एटसेट्रा, AC वाले को बुलाया इतना खर्चा हुआ, बोला सब इसमें आ गया। तो आपकी जितनी भी रेंटल इनकम है उसमें 30% तो हमने आपको डिडक्शन दे दिया, तो टैक्स तो बाकी 70 पे ही लगेगा, इसमें सारी चीज़ें कवर होगी वैसा। तो ये पहला डिडक्शन है 24A में। वैसे ही दूसरा केस है 24B। 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। आपने अगर प्रॉपर्टी लोन पे लिया तो आप 24B में इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। प्रॉपर्टी खरीदनी थी, लोन लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी दे दी किराए पे, तो अगर आप देखोगे तो एक तरफ आपकी रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपका बैंक का इंटरेस्ट भी तो जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट क्यों जा रहा है, प्रॉपर्टी खरीदी इसलिए तो खर्चा हो रहा है, तो ये रेंट तभी कमा पा रहे हो ना जब ये एक्सपेंस बेयर कर रहे हो, तो आमने सामने इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। ये डिडक्शन आपको मिलता है इस सेक्शन में 24B में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, रेंट पे दे रखी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम करने की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है ना एक्चुअल में, आप उतना पूरा क्लेम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपने पूरे साल का जितना ब्याज बैंक को दिया होगा सारा आप खर्चे में डाल दो, वो 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये कंडीशन यहाँ पे रखें, बोलो बात समझ आ रही। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने प्रॉपर्टी किराए पे देने के लिए नहीं खरीदी, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी और लोन पे खरीदी है, अब क्या हो रहा है पता है, इनकम 0, रेंट तो आ ही नहीं रहा ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, बट सामने इंटरेस्ट तो जा रहा है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमने एक्चुअल इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन अलाउ कर दिया, तो थोड़ा हमारे रेवेन्यू पे भी बात आ जाएगी। तो डिडक्शन देना तो पड़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम कैप सेट करना पड़ेगा कि एक साल में
इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना दे सकते हैं अगर प्रॉपर्टी आपकी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और वो लिमिट इन्होंने फिक्स की हुई है 2 लाख रुपए। तो आप जिस घर में रह रहे हो वो घर अगर आपने लोन पे लिया है तो उसमें आपका जितना पूरे साल का इंटरेस्ट जा रहा है उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अराउंड 2 लाख रुपीस पूरे साल का, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया, उसमें आपका ईएमआई कितना है, उसमें आपका इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, मैक्सिमम कैप इतना है। तो मान लो पूरे साल का इंटरेस्ट आपका 1.5 लाख रुपए जा रहा है तो 1.5 लाख का डिडक्शन ले लो आप। लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर है तो मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हो, ये बोला हुआ। बोलो। अच्छा, लेट आउट से पता नहीं चला। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कुछ डेटा ले लो, प्रॉपर्टी का लोन लिया आपने 30 लाख रुपए, उस पर ब्याज है 10% पर आना, तो उस हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट कितना जा रहा होगा? 3 लाख रुपए मान सकते हैं, 10% के हिसाब से मान लेते हैं 3 लाख रुपए इंटरेस्ट जा रहा है। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने लेट आउट कर दी और उसका कुछ रेंट आ रहा है, और जो भी रेंट आ रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि उसके सामने आप ये पूरा इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम कर सकते हो, एक्चुअल खर्चा। 3 लाख है तो भी क्लेम कर लो, 4 लाख है तो भी क्लेम कर लो, 2 लाख है तो भी क्लेम कर लो, जो भी अमाउंट है। आपका रेंट की इनकम अगर ज्यादा है, मान लो रेंट का अमाउंट 5 लाख है तो उसके सामने 3 लाख पूरा सेटल हो जाएगा। रेंट का अमाउंट ही 3 लाख का है तो पूरा 0-0 हो जाएगा। रेंट का अमाउंट 2 लाख है तो 2 लाख तो पूरा सेटल करो, बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल कर लेना। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट पूरा क्लेम करने को मिलता है अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ कमाई आ रही है। लेकिन यही अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो उसकी एनुअल वैल्यू तो 0 है, कमाई तो हो ही नहीं रही। अब कमाई नहीं हो रही है तो उसके सामने इंटरेस्ट कितना क्लेम करने के लिए अलाउ करें? वो तो लॉस ही क्रिएट होने वाला है ना। 0 इनकम एक्सपेंस, नेट क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्लेम करने की मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। समझ आ रहा है? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। ये क्लेम करने का मतलब 2 लाख का लॉस, 0 इनकम, 2 लाख रुपीज का एक्सपेंस, डिफरेंस क्या आएगा? लॉस। तो 2 लाख रुपए तक का लॉस आप क्लेम कर सकते हो इस सिनारियो में। और ये आपका 2 लाख का लॉस किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ इनकम हुई नहीं ना। ये बेनिफिट किसको मिलता है? जो लोग अपना खुद का घर ले रहे हैं ईएमआई पे। तो अगर आपने ईएमआई पे घर लिया है तो उसमें आप ब्याज तो भर ही रहे हो हर साल। अब जिस घर में आप रह रहे हो उससे इनकम तो 0 है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट तो जा रहा है, तो इतना मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो। अब 0 इनकम के सामने 2 लाख का खर्चा कैसे क्लेम करें? तो लॉस ही दिखेगा। तो ये खर्चा आपकी सैलरी, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशनल इनकम के सामने सेट ऑफ होता है, तो अल्टीमेटली टैक्स सेविंग हो जाती है। तो बहुत सारे लोग पैसा होते हुए भी घर लोन पे लेते हैं, क्योंकि आपको ये टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है और इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ही पे करना पड़ता है, जो डिफरेंस का अमाउंट रहता है वो, इससे टैक्स सेविंग हो जाती है ना। सीधा सीधा ये मेरी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले पार्ट में। अब वो आपको अगर टोटल इनकम वाला कंप्यूटेशन याद आ रहा हो, उसमें मैंने देखा था 5 हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, ये किया था। फिर आ रहा था जीटीआई, फिर उसमें से थे डिडक्शंस, फिर आ रहा था टोटल इनकम। तो ये जो सेट ऑफ है ना, उसमें ये 2 लाख रुपए माइनस करने को मिल जाता है। तो पांचों हेड में आपकी जो भी इनकम आ रही है उसमें सीधा 2 लाख माइनस, 2 लाख रुपए पे टैक्स सेविंग हो जाता है। बात समझ आ रही? क्लियर हो रहा है? तो ये मैक्सिमम लिमिट है कि इतना खर्चा आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट के नाम पे अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। बट रेंटल इनकम आ रही है तो फिर तो जितना है उतना पूरा क्लेम करो। बोलो। नहीं, वापस नहीं ले लेंगे, वो इनकम टैक्स बचेगा उसके ऊपर। आपके टैक्सेबल इनकम के सामने आप खर्चा दिखा देना, वापस तो कौन देने आएगा आपको? ऐसे भी लो ब्याज वापस ले जाओ, तो चार्ज क्यों किया? 2 लाख रुपए भरा है आपने, बैंक को तो दिया है ना, तो नुकसान ही हो गया ना। कमाया कुछ नहीं और 2 लाख दे दिया, तो 2 लाख रुपए का क्या हुआ? नुकसान ही हुआ। अब ये नुकसान आपकी सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर लेना। आपने पूरे साल में सैलरी कमाई है 10 लाख रुपए, उसके सामने माइनस कर लेना 2 लाख रुपए। टैक्स कितने पे भरोगे? 8 लाख। तो बचत हुई कि नहीं हुई? सेविंग्स हुई कि नहीं हुई यहाँ पे? तो ये 2 लाख रुपए क्लेम करने को मिला ना,
तो आपकी टैक्सेबल इनकम के सामने वो खर्चा क्लेम करने को मिल जाएगा वैसा, पर मैक्सिमम खर्चा कितना क्लेम करने को मिलेगा, 2 लाख। अभी आपने अगर इंटरेस्ट इससे कम पे किया है तो जितना पे किया उतना क्लेम करो, इससे ज्यादा पे किया है तो फिर मैक्सिमम आपको 2 लाख ही क्लेम करने को मिलेगा वैसा। अब ये सब कुछ जो है वो कैलकुलेशन पे है, कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझो। एक एग्जांपल अब ऐसे फ्रेम करते हैं अपना होम लोन वाला। आपने ना होम लोन लिया, अब ऐसा है कि जो घर की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। प्रॉपर्टी की वैल्यू ना 60 लाख है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया, जो लोन वैल्यू या लोन अमाउंट है वो मान लेते हैं 35 लाख। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट किया है 9% पर एनम, और ड्यूरेशन है आपका 15 साल के लोन का, 15 ईयर्स तक आप ईएमआई भरने वाले हो। इस हिसाब से जो मंथली ईएमआई कैलकुलेट किया, मंथली ईएमआई आया 30,000, ये मान लेते हैं। तो ये इस ईएमआई में कहीं ना कहीं आपका एक प्रिंसिपल रीपे हो रहा होगा और एक इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा होगा, यही होता है। अब पहले साल का जब पूरा इंस्टॉलमेंट भरते हो तो बैंक लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट भेजता है जिसमें वो बाइफरकेशन बताते हैं कि हर महीने आपने कितना प्रिंसिपल पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया। अब ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है, ये 12 महीने का जब टोटल किया तो पता चला कि आपने 2,40,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया है, और बाकी का जो डिफरेंस का अमाउंट है वो प्रिंसिपल रीपे हुआ है, ये बैंक स्टेटमेंट से पता चला। अब घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद के रहने के लिए लिया है, रेंटल इनकम कितनी है, 0। उसके सामने आपने इंटरेस्ट पे पैसा उठा के फिर घर खरीदा है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये जो 2,40,000 आपने पे किया है, इसमें से आप 24B में मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो, 2 लाख रुपए। अब क्लेम करने का मतलब है कि आपका लॉस दिखेगा। तो जो टोटल कंप्यूटेशन करते हो ना 5 हेड्स की इनकम, उसमें कौन कौन सी आती है, सैलरी आ गई, एचपी आ गया, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, यही आते हैं। तो सैलरी में मान लो आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है, एचपी में क्या दिखेगा, 2 लाख रुपए का लॉस। फिर बाकी पीजीबीपी इनकम कुछ होगी, कुछ कैपिटल गेन होगा और अदर सोर्सेज को, तो ये तो माइनस हो गया ना। अल्टीमेटली कितना बचा, 8 लाख। तो 2 लाख पे टैक्स नहीं बचा आपका, 2 लाख पे 20% वाला स्लैब, 40,000 रुपये टैक्स बचा आपका। कुछ बात समझ आई, नहीं क्लेम करने को मिलता तो कितने पे टैक्स लगता है, 10 लाख का। तो 40,000 तो सेविंग ही हो गया। तो अगर आपने 2,40,000 रुपये इंटरेस्ट भरा भी है तो 40,000 तो टैक्स बच गया ना। तो नेट देखा जाए तो आपका नुकसान भी तो कम ही हो गया। बात समझ आ रही। तो ये लॉस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट इसमें ऐसा। बोलो, अब पॉइंट क्लियर, कुछ कंफ्यूजन? अब ठीक है। तो लेट आउट वाले केस में ना इस पे कोई कैप नहीं है। प्रॉपर्टी अगर किराए पे दिए तो जितना इंटरेस्ट आपने चुकाया पूरा क्लेम करो, क्योंकि कमा के दे रहे हो ना, फिर सेट ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और कमा के कुछ नहीं दे रहे हो तो कितना डिडक्शन देंगे आपको, एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी। ये लिमिट आज की डेट में 2 लाख रुपए ऐसा। इसमें कुछ और भी अमाउंट्स दे रखे हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाई है या खरीदी है बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो ये 2 लाख की लिमिट कितनी होगी, 30,000 रुपये। अभी लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दी नए लोन्स पे, पुराने लोन पे 30,000 थी। अभी 1999 तो कुछ ज्यादा पुराना नहीं हो गया, 26 साल हो गया, तो अभी भी यही चल रहा है। होम लोन्स 30 ईयर्स तक होते हैं इंडिया में, प्रॉपर्टी लोन्स मैक्सिमम 30 ईयर्स तक होते हैं। तो 30 ईयर्स अभी हुए नहीं है 1 अप्रैल 1999 को, तो वो अभी भी प्रोविजन चल ही रहा है। आज की डेट में कोई लोन लेगा तो लिमिट 2 लाख ही है, लेकिन किसी का अगर 25 साल 27 साल पुराना लोन आज भी चल रहा है तो उसको डिडक्शन 30,000 ही मिल रहा होगा। ये एक पॉइंट है वैसा, ठीक है। इस हिसाब से पुरानी कंडीशन दे रखी है, तो इसका यूज अब समझ में होगा नहीं इतना, लेकिन प्रोविजंस में लिखा है तो सेक्शन तो हमको पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा वैसा। और अगर आपने रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है प्रॉपर्टी के, तो उसमें डिडक्शन 30,000 ही है, उसमें कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है। लोग लेते हैं रिपेयरिंग के लिए भी लोन लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी है, रिपेयरिंग कराने में 5 लाख का खर्चा है, मेरे पास 5 लाख नहीं है अभी, तो मैंने 5 लाख रुपए लोन ले लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसका डिडक्शन भी यहाँ पे मिल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें ऐसा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया, क्लियर? चलो, अब कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले रहा है तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी तो लोन ले सकता है। एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन दोनों बोला है, जमीन खरीदी फिर कंस्ट्रक्शन शुरू किया फिर घर बनाया, वैसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। बहुत है, 5 साल तो काफी है।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड ऑन ड्यू बेसिस एंड नॉट ऑन पेड बेसिस। अच्छा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। इंटरेस्ट जो आप पे करते हो बैंक वालों को, वो महीने महीने पे करते हैं, हर महीने। इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ना ड्यू बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो। और ड्यू बेसिस वाला क्या चक्कर है वो समझो। अप्रैल महीने का ईएमआई कब भरूंगा बैंक में? मई महीने में भरूंगा। मई महीने का ईएमआई जून में भरूंगा, जून का जुलाई में भरूंगा, मार्च का ईएमआई अप्रैल में भरूंगा। तो पता क्या होता है, 31 मार्च जब आती है तो मार्च का ईएमआई आउटस्टैंडिंग होता है, अगले महीने की 2 तारीख 5 तारीख को कटता है, यूजुअली वैसे ही होता है। तो अगर पेड बेसिस पे डिडक्शन अलाउ किया तो हर साल 11 महीने का डिडक्शन मिलेगा, अप्रैल टू फेब। मार्च का अगले साल जाएगा और फिर अगले साल के 11 महीने। तो टोटल तो 1 + 11 करके 12 ही होना है, बट एक महीना इधर उधर होगा हर साल। कितना कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन, फालतू का। बैंक वाला ईएमआई अपने अकाउंट से पैसे हर महीने अपने आप काट लेता है, लोग भरते ही हैं, इसमें कोई डिफॉल्ट वाली बात तो ज़्यादा होती नहीं है। तो इन्होंने प्रोविजन में बोल दिया कि अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है तो आप क्लेम कर लेना। अब इंटरेस्ट तो महीने की 31 तारीख को ड्यू हो ही जाता है, हम पेमेंट 5 तारीख को करते हैं, तो 31 मार्च को मार्च का इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया होगा ना, बैंक से मैसेज आ जाता है कि इतना आपका ईएमआई कटने वाला है। तो आप उस बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। भले आप उसको पे अप्रैल में करोगे चलेगा, लेकिन आप पूरे 12 महीने का जो इंटरेस्ट है जो आपका बनता है पे करना, वो स्टेटमेंट में से देख के पूरा क्लेम कर लो। मार्च वाला ईएमआई आपने अप्रैल में भरा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। म्युनिसिपल टैक्स में कैसा था, बॉर्न एंड पेड इन द प्रीवियस ईयर, एक दिन लेट हो गए डिडक्शन अगले साल लेना, इसमें ऐसा नहीं है। तो दोनों प्रोविजंस अलग अलग हैं, कन्वीनियंस को ध्यान में रख के ये पॉइंट ऐसे रखा हो। बोलो यहां तक कुछ कंफ्यूजन, बात समझ आ रही? ठीक है। फिर एक पॉइंट बोला है लेट पेमेंट वाला। अगर आपने लेट पेमेंट किया और बैंक वालों ने कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस लगा दिए, तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? आपकी गलती है वो, उसका डिडक्शन डिपार्टमेंट क्यों देगा? भाई आपने लोन लिया है तो ब्याज भरना बनता है, वो हमें समझ आता है, लेकिन आपने ब्याज भरने में देरी कर दी और बैंक वाले ने 1000 रुपये पेनल्टी लगा दी, वो 1000 रुपये का डिडक्शन हम क्यों देंगे? टाइम पे भर देते तो आपका खर्चा ही नहीं होता, तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। फिर एक पॉइंट बोला है न्यू लोन वाला। न्यू लोन आपने इसलिए लिया ताकि आप पुराना लोन भर सको, लोन ट्रांसफर में होता है सर। अब वो झोल वाला काम नहीं है कि भाई एक से लोन लेके दूसरे का भर रहे हैं और घुमाए जा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। बहुत बार लोन ट्रांसफर भी होता है। मैंने घर खरीदा था तो आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था, उस बात को 8-9 साल हो चुके हैं, ईएमआई चल रहा है, ये 15 साल का टेन्योर होता है, तो भरना तो हर महीने। अब वो आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लिया, बजाज फाइनेंस वाले को पता चल गई कि मैंने लोन लिया है। तो जिस दिन से उसको पता चली है उस दिन से वो मुझे रेगुलर फ़ोन करता है, सर लोन ट्रांसफ़र करा लो। और ऐसा नहीं कि 1-2 बार किया, 4 बार किया, 5 साल से कर रहा है। डेडिकेशन, एक दिन तो मानेगा, मेरा लोन खत्म हो जाएगा, फ़ोन ही करता रहेगा। ऐसा है, उनको कस्टमर अक्वायर करने होते हैं। बजाज फाइनेंस इसलिए इतना प्रॉफिट में है क्योंकि फ़ोन करके दिमाग बहुत खाता है। कस्टमर फ्रस्ट्रेट होकर आ जाता होगा, भाई तू फ़ोन करना बंद कर दे, मैं तेरे से लोन ले लेता हूँ, दिमाग मत खाता हूँ। तो बोले क्यों लोन लिया इससे, ताकि ये फ़ोन नहीं करे, इतने फ़ोन करता है वो। तो बजाज फाइनेंस वाले को मैं 100 बार बोल चुका भाई मेरे को नहीं लेना तुमसे लोन, जो चल रहा है वो ठीक है, सर ट्रांसफ़र करा लो, हम इतने में कर देंगे। अब इतने में क्या कर देगा, 10-20 पैसे लोन कम कर देता है। 8.75 चल रहा होगा तो बोले मैं 8.6 कर दूंगा। अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है 15 पैसे में। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कोई गारंटी नहीं दे रहा कि बढ़ाएगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले कस्टमर को इधर स्विच करते हैं, फिर प्रोसेसिंग फीस लेते हैं इधर उधर करने की, तो 15-20 हज़ार का वो खर्चा। फिर उसके बाद क्या करेगा, 2-3 महीने बाद रेट बढ़ा देगा, फिर वापस 8.75 पे आ जाएगा। अब मैं थोड़ी ना वापस आईसीआईसीआई जाऊँगा, ठीक है चलने दे और क्या, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अल्टीमेटली तो अपने बेवकूफ़ बन गए थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में। वो गिनती गिनवाता है, सर बोले आपका 15 साल का लोन है, 15 पैसे में इतने साल में इतना फर्क पड़ेगा। मैंने पर तू कहाँ गारंटी दे रहा है कि तू इससे ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं। मैंने उसको पूछा आप मैक्सिमम गारंटी देते हो कि 8.6 के ऊपर नहीं जाएगा? नहीं सर, वो तो फिर जो रेट्स चेंज होते हैं उस हिसाब से हो सकता है। फिर मैं पागल थोड़ी ना अननेसेसरी इधर उधर करूँ। अब मान लो अगर मैं अग्री करता हूँ उससे कि मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो बजाज फाइनेंस वाला आईसीआईसीआई बैंक के नाम का चेक बना के देगा, जितना मेरा लोन वहाँ बाकी है। एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा पे करेगी और वो पहली वाली बैंक मेरे घर के पेपर उठा के उसको ट्रांसफर करेगी, ये प्रोसीजर है। तो पुराना लोन चुकाने के लिए मैंने नया लोन लिया, ऐसे ही तो हो गया। तो नए लोन पे जो इंटरेस्ट भरूंगा उसका डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब बजाज फाइनेंस वालों के ईएमआई शुरू हो जाएंगे अगले महीने से, आईसीआईसीआई के बंद हो गए, तो ईएमआई तो भर ही रहा हूँ ना, तो उसमें जो ब्याज जा रहा है उसका डिडक्शन भी तो मिलना ही चाहिए। तो बोला वो भी आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ओल्ड लोन और न्यू लोन वाली बात यहाँ पे हो रही है। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आ रहा है? इसमें एक पॉइंट है बीच में, कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला।
वो मैं थोड़ा लास्ट में समझाता हूँ, पहले कुछ सेक्शंस कवर करते हैं, एंड में इस पे आएंगे। ये कैलकुलेशन है फिर अभी थोड़ा एक साथ भारी पड़ जाएगा। बोलो बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? तो सेक्शन 24 अपना उस एक पॉइंट को छोड़ के बाकी कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, सेक्शन नंबर 25। अब छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं, टेक्निकल पार्ट चैप्टर का खत्म हो चुका है। सेक्शन 25 जो है वो अंबानी जी के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी ऐसा है कि भाई अंबानी जी को अपना घर बनाना है, इतना बड़ा घर बना रखा है, मार्केट वैल्यू है 15,000 करोड़, ठीक है। तो इंडिया का सबसे कॉस्टलीस्ट जो है प्रॉपर्टीज में से एक है वैसा, दैट इज 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ का घर उनको बनाना है, तो उन्होंने लोन लिया होगा, नहीं लिया होगा? हर कोई लोन लेता है, वो सोचे मैं भी 2 लाख का डिडक्शन ले लूंगा, लोन ले लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। अब उनको अगर लोन चाहिए तो पूरी वर्ल्ड में से कहीं से मिल सकता है, उनको जरूरी थोड़ी SBI जाना पड़ेगा। वो खाना वाना खा रहे होंगे, फालतू में डिस्टर्ब करो, उनको पूछ लिया भाई क्या रेट चलता है तुम्हारे यहाँ? बोले सर 9 9.5% चलता है। कितने पैसे चाहिए आपको? बोले 10,000 करोड़ चाहिए। बोले थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे, 7.5-8% कर देंगे और क्या, लेकिन उतना तो रहेगा। अब मोदी जी को क्या जरूरत है, सॉरी एक ही बात, अंबानी जी को क्या जरूरत है, ठीक है, कि भाई लोन जो है वो SBI से ले ले। उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप को ही फोन कर दिया, बोले यार तेरे बैंक ऑफ अमेरिका में क्या चल रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? बोले बोलना है 2-2.5% में मिल जाएगा। US में रेट्स कम है, इंडिया में ज्यादा है। अब अंबानी को तो कहीं से भी लोन मिल सकता है, तो उन्होंने तो 2-2.5% में बैंक ऑफ अमेरिका से लोन ले लिया, वो क्यों SBI से लोन लेंगे? तो इतने सस्ते में पैसा यूज करने को मिल रहा है तो कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि EMI तो वहाँ भी भरना ही पड़ेगा। अब यहाँ सेक्शन 25 ऐसा बोलता है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बोरोइंग करते हो और इंटरेस्ट कॉस्ट बाहर पे कर रहे हो, तो उसमें ना TDS का एक पॉइंट आ जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इंटरेस्ट चुकाते टाइम TDS काटना भूलना नहीं। अगर आप TDS डिडक्ट करना भूल गए तो आपका ये पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। TDS काटना क्यों जरूरी है? क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया में तो काम करती नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका हमारे यहाँ से पैसा कमा रही है, हमें टैक्स देने आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला देखो उससे तो वसूल कर नहीं सकते, पे करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स का पोर्शन है वो डिडक्ट कर ले गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि जानने के बाद फिर पैसा मंगवाना मुश्किल काम है, पे करते हुए काट लिया तो ठीक है। तो TDS का प्रोविजन कंपलसरी कर दिया। अगर आपने TDS नहीं काटा तो ये सब जो डिडक्शन मिल रहा था ना आपको, ये चला जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये कंपलसरी हो गया। बस इतनी कंडीशन है 25 में, और कुछ बोला नहीं। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 25 कैपिटल A। इसमें भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा कुछ है कि आपका कोई किराएदार, कोई टेनेंट रेंट पे किए बिना भाग गया, पे नहीं कर रहा था, आपने उसको परेशान होकर निकाल दिया, उसके पैसे नहीं दिए। अब उस साल तो आपने अनरियलाइज रेंट के नाम पे माइनस कर दिया कि ये तो आया ही नहीं, अपन ने कल बात की थी अनरियलाइज रेंट वैसा है। अब है ना 5 साल के बाद अचानक वो टेनेंट का फोन आया, आप सोचे पता नहीं क्या हो गया, फिर से इसको प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे कैसे तो खाली कराया था। अपने पैसे बाकी होते तो अपने को अच्छे से याद होता है क्या क्या हुआ था, बोले 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो आपने फोन उठा लिया, बोले हाँ बोलो क्या हुआ क्या नहीं। बोले सर वो आपका रेंट का पैसा बाकी था, ध्यान में है आपके? बोले हाँ हमें तो याद है, हम तो रोज याद करते हैं आपको। सुबह उठ के जैसे प्रॉपर्टी को देखते तो आपकी शक्ल याद आती है कि इतने पैसे लेके भाग गया था ये। तो बोले तब एक्चुअली पैसे थे नहीं, पैसे जानबूझ के नहीं किया मैं, लेकिन मजबूरी थी पैसों की, लेकिन अभी पैसे हैं तो मुझे भी ध्यान में था कि देने बाकी है, तो जिनका जो ऐसे अमाउंट बाकी रह गया था मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो सोचा आपका भी रेंट का पैसा आपको लौटा दूँ। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? वो रेंट का पैसा आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? आप बोले जाने दो 5 साल पुरानी बात है, अनरियलाइज रेंट में हमने तो डाल ही दिया था, अब कहाँ वापस से इन पैसों का क्या करेंगे, छोड़ो। ऐसा होगा या मांग लोगे आप? बोले भाई भेज दे, जो पैसे भेज दे। बोले थोड़े कम है, बोले नहीं चलेगा, जितने भी है भेज दे, लेकिन भेज दे, जो आ रहा है वो अच्छा है वैसा है। तो आपने वो पैसे एक्सेप्ट किए अगर, अब इनकम टैक्स वालों को पता चला, क्योंकि उसने पेटीएम किए थे, कैश में नहीं भेजे, तो एंट्री आ गई। अब इनकम टैक्स वालों को पता चला कि ये वो 5 साल पुराना अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, तो इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन है। इनकम टैक्स वाले बोले जाने दो यार, तुम्हारे 5 साल बाद तुम्हारे पैसे आए, मिठाई खाओ, खुशियां मनाओ, जाने दो, अब क्या टैक्स भरोगे? हाँ ऐसा होगा, वो लोग भी पैसा मांगेंगे भाई। जब नुकसान किया था तो अनरियलाइज में माइनस भी तो करवाया था, अब रियलाइज हुआ तो पैसे नहीं दोगे, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सेक्शन 25A बोलता है कि अनरियलाइज रेंट या अरियर ऑफ रेंट अगर रिकवर होता है तो वो रिकवरी जो है वो टैक्सेबल होगी जिस ईयर में रिकवर होगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला भाई टैक्सेबल होगा, आपने बोला सर ठीक है टैक्स तो भर देंगे, फिर अब भरना ही है तो, बट स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे या नहीं दोगे? 24A वाला 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए नहीं? अगर उसी साल में रेंट रिकवर हो गया होता तो मिलता ना उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन,
गवर्नमेंट ने बोला फेयर इनफ, जब आप टैक्स देने को तैयार हो तो जो डिडक्शन मिलता है वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितनी भी इनकम रियलाइज होती है इस तरीके से वो टैक्सेबल है, लेकिन 30% डिडक्शन के बाद। लॉजिक समझ आया कि 30% डिडक्शन तो उस साल भी मिल जाता है 24A, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। यही अनरियलाइज रेंट उसी साल रियलाइज हो गया होता 5 साल पहले, तो पूरे रेंट पे 30% माइनस हुआ होता ना। तो अगर उसका कुछ हिस्सा अब रियलाइज हुआ है और सरकार उस पर टैक्स मांग रही है, तो फिर आप भी तो उस पर 30% डिडक्शन तो क्लेम करोगे ना। और ये कोई आपने पैसा छुपाया थोड़ी था जो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, ये तो भाई अनरियलाइज था, लॉस था, बैड डेट रिकवरी हुई है, तो इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A का आप क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, बात समझ आई, क्लियर हो? नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेक्शन नंबर 26, को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। काफी अच्छा पॉइंट है प्रैक्टिकली। अगर आपने एक प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप में ली है, हस्बैंड वाइफ ने को ओनरशिप में प्रॉपर्टी ले ली, दोनों बराबर के मालिक हैं, उसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो डिडक्शंस मिलते हैं वो डबल हो जाएंगे। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना आपको, इंटरेस्ट पे, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है ये 2 लाख वाला, ये दोनों को 2-2 लाख मिलेगा, 4 लाख हो गया। तो अगर प्रॉपर्टी महंगी है, 1-2 करोड़ का फ्लैट ले लिया आपने, 4 BHK 5 BHK ऐसा कुछ, उसमें आपका 1 करोड़ का लोन है, तो 1 करोड़ के लोन पे इंटरेस्ट भी तो अच्छा खासा जाएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट आपका 4-5 लाख रुपए से ऊपर आएगा। तो वो इंटरेस्ट दोनों लोग क्लेम कर पाएंगे आधा आधा, अगर को ओनरशिप में आपने फ्लैट खरीदा। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाली बात होगी। अगर आपको पता है कि इतना बड़ा लोन लेना है और टैक्स बचाना है, तो पहले से हस्बैंड वाइफ ज्वाइंट नेम में ले लो ना, तो दोनों को 2-2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम करने को मिलेगा। पहले से आप सेटिंग वैसा रखोगे तो आपको फायदा होगा। एक के नाम पे ही लिया अगर, तो 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन फिक्स हो गया, लेकिन 2 लोगों के नाम पे लिया तो दोनों इंडिविजुअल्स उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में दोनों का नाम है, और 2-2 लाख रुपए का बेनिफिट दोनों को मिलेगा। तो टोटल 4 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे, ये सीधा डबल हो गया। तो ये टैक्स प्लानिंग वाली बात होगी। जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर आपको ये प्रोविजन पता है ना, तो आप इस पे जा सकते हो। प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, हस्बैंड वाइफ के दोनों के नाम पे ले लिया तो लीगली तो सेफ ही है, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कल को झगड़ा हो भी गया तो बाकी का आधा हिस्सा देना पड़ेगा, आधा तो पहले दे रखा है, वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख कम होगा कि चलो आधा तो था, आधा ही देना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम नहीं। तो को ओनरशिप में प्रॉपर्टी ले भी ली तो लीगली कोई सेफ्टी इशू तो है नहीं, लेकिन टैक्स तो बचेगा, पैसे तो बचेंगे, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो वैसा। तो काफी अच्छा प्रोविजन है, ठीक। तो दिस इज सेक्शन नंबर 26। लेट आउट वाले में सिंगल कैलकुलेशन, उसमें जरूरत ही नहीं है ना, फर्क क्या पड़ा। लेट आउट में तो रेंट आ रहा है, रेंट टोटल बेसिस पे, इंटरेस्ट टोटल बेसिस पे। लेट आउट में एक्चुअल इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है ना, उसमें तो कैप है ही नहीं ना। कैप कहाँ पे है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो वहाँ 2 + 2 4 हो गया ना। अगर लेट आउट है तो आपने 5 लाख रुपए इंटरेस्ट भरा है, पूरा क्लेम करो ना, कहाँ मना कर रहे हैं, वहाँ तो लिमिट ही नहीं है, तो वहाँ ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा ही नहीं वैसा। चलो सेक्शन 27 पे चलते हैं, डीम्ड ओनरशिप। कल जो चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था ना, असेसी मस्ट बी द ओनर, उसमें ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर। फर्स्ट पॉइंट में देख लो चैप्टर के स्टार्टिंग में, वहां पे बात लिखी हुई है। वही डीम्ड ओनर की बात यहाँ पे हो रही है कि वो डीम्ड ओनर कौन होता है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखो, उसमें बोला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द असेसी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने अपने वाइफ को या आपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उनसे पूरे पैसे नहीं लिए या तो पैसे लिए ही नहीं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी के मालिक आप ही माने जाओगे फॉर इनकम टैक्स पर्पस, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने गिफ्ट कर दी है इन शॉर्ट। तो जिसने गिफ्ट की है वही मालिक माना जाएगा। वैसा लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं टैक्स बचाने के लिए कि भाई मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मेरी ऑलरेडी इनकम है, टैक्स ज़्यादा आता है, ये काम करता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो रेंटल इनकम भी वाइफ का माना जाएगा। वाइफ की इनकम है नहीं, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अपन यूज करेंगे आराम से, उसका 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेंगे, टैक्स बचा लेंगे। ये 2.5 लाख का रेंट मेरी इनकम में ऐड होता तो मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो सीधा 30% स्लैब रेट में जा रहा है, मैं क्यों इतना टैक्स भरूं? 2.5 लाख पे 30% में 75,000 होता है, बचत हो रही है ना। तो प्रॉपर्टी वाइफ को ऐसे ही ट्रांसफर कर दी, दिखाने के लिए नाम का थोड़ा बहुत पैसा ले लिया,
तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वहाँ पे ओनर तो भाई आप ही माने जाओगे, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि टैक्स बचाने वाला ट्रांजेक्शन है वैसा, तो इसको डीम्ड ओनरशिप वैसा होगी। अब इसमें प्रोविजो है, प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन हो गया। पहला पॉइंट है ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, वो झगड़ा हो गया, ठीक है। अब अग्रीमेंट के तौर पे अगर पैसे दिए हैं, प्रॉपर्टी दी है, उसमें थोड़ी ना फिर मेरे अकाउंट में डीम्ड ओनरशिप आएगी भाई। अगर एलिमनी वाला केस है, डाइवोर्स वाला मैटर है, सेपरेट रह रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉपर्टी दे दी है, तो फिर जिसको प्रॉपर्टी दी है वो उसके ऊपर उसका टैक्स भरे ना, हम क्यों भरेंगे, वैसी बात हो गई। तो ये तो इम्प्लाइड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है थोड़ा सा अजीब है, ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है, बालिका वधू माइनर मैरिड डॉटर। अब ऐसे लीगली बोलते हैं ये अलाउड नहीं है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन में, क्योंकि उनको पता है सुनता कोई नहीं है, ठीक है, अलाउड नहीं हो अलग बात है, लेकिन जहाँ चल रहा है सिस्टम वहाँ चल ही रहा है वैसा है। वो बोला अगर माइनर मैरिड डॉटर को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो फिर वो प्रॉपर्टी पे मतलब वो फादर के अकाउंट में ओनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो जिसको ट्रांसफर कर दी उसी की ओनरशिप मानी जाएगी। अब डॉटर माइनर है तो फिर उसका हस्बैंड जो होगा उसमें क्लब कर लेना, अब वो भी माइनर है, दोनों ही माइनर है तो फिर बात अलग है, फिर उसके फादर के अकाउंट में क्लब कर देना और क्या, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे बोला माइनर मैरिड डॉटर को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हुई है तो उसमें डीम्ड ओनरशिप जो है फादर के ऊपर नहीं आएगी वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग होल्डर ऑफ सच एन एसेट विच इज इम्पार्टेबल, ये भी अच्छा पॉइंट है। डीम्ड ओनरशिप, इम्पार्टेबल एसेट, ऐसे एसेट जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, और ये बड़ी कॉमन सी चीज होती है आजकल। जैसे अब एक तो हो गया है कि भाई सोलो फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, जॉइंट फैमिली वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतने लोग घर में जमते ही नहीं है, हर 2 मिनट में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बोले कोई प्रिवेसी नहीं है, शांति से बैठा हो कुछ ना कुछ काम बोल देते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान अपनी जनरेशन हो रही होती है कि कोई बैठने नहीं देता, मतलब घर का छोटू बना रखा है, जो दिखा चलते फिरते, ये करते वो करते, कभी चाचा ने बोल दिया काम, कभी चाची ने बोल दिया, कि पापा ने बोल दिया, दादा ने बोल दिया, मतलब तुम लोग पूरा दिन हमको ही काम बोलते रहते और बस मोबाइल यूज करने बैठे दिख गए तो 4 बातें सुना देंगे, फिर 4 काम पकड़ा देंगे, और नहीं करो तो और बातें सुननी पड़ेगी, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक पॉइंट पे लगता है तुम अपने अपने घर में रहो अलग, हमको अपना शांति से बैठने, तो इतने लोग घर में नहीं चाहिए वैसा। अब ऐसा कुछ है कि भाई जॉइंट फैमिली है, रहना साथ में भी है, आदत भी हो गई ना इतने साल से, अब क्या अपने सगे भाई बहन से बनती नहीं है, कजिन से बन रही होती है। जनरली ये भी होता है ना कि भाई जो रियल सिबलिंग्स होते हैं उनमें मारपीट होती रहती है, कजिन से थोड़ी बनती है, जितना थोड़ा डिस्टेंस भी होता है ना तो रिलेशन अच्छे रहते हैं। जिसके साथ एकदम एकदम इमीडिएटली साथ में रहते हैं तो उससे तो रोज मारपीट होने वाली है, लेकिन कजिन्स के साथ क्या थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी होता है तो थोड़ी बॉन्डिंग भी हो जाती है, कितनी बार ये भी होता है। तो आपने सोचा यार एकदम डिस्टेंस भी नहीं करना है कि एकदम अलग जाके भी नहीं रहना है, बट एक घर में रहना भी भारी पड़ रहा है, तो करे क्या, बोले काम कर, प्लॉट है अपना, उसके ऊपर ना ऐसा बिल्डिंग जैसा बना देते हैं, एक एक फ्लोर सबको बांट दिया। तो यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर जो है वो कॉमन एरिया है, तो उसको पार्किंग में यूज कर लेंगे और आने जाने के लिए यूज कर लेंगे। एक फर्स्ट फ्लोर एक को दे दिया, सेकंड फ्लोर एक को, थर्ड फ्लोर एक को। तो भाई पेरेंट्स का एक फ्लोर है, 2 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी फैमिली है, तो उनका एक एक फ्लोर है, तो 3 फ्लोर में तीनों फैमिली रह रही है। अब कैसा है ना कि सबका किचन अलग है, सबका ड्राइंग रूम अलग है, तो झगड़ा शुरू होता है किचन से, ऐसी कहावत है, क्योंकि घर के झगड़े शुरू होते हैं किचन से। देखो देवरानी जेठानी जब एक किचन में घुसती है ना तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अगर किचन अलग है तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा। तो पहले तो बोला फ्लोर तीनों के अलग, तीनों का सेपरेट किचन, अपना अपना खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, साथ में मत बनाना, बस अलग अलग बनाओ, तो झगड़े नहीं होंगे वैसा है। तो वो कैसा है कि फ्लोर वाइज डिवीजन हो गया। अब पॉइंट ये है कि ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया तो कॉमन है ना, अब गाड़ियों का पार्किंग तो एक ही जगह पे होगा, आने जाने की एंट्री तो एक ही होगी। अब पेपर पे रजिस्ट्री कैसे होगी, ओनरशिप कैसे डिसाइड होगी, एक एक फ्लोर की रजिस्ट्री भी हो जाती है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बिल्डिंग है तो 3 फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर आपके नाम पे, सेकंड फ्लोर आपके नाम पे, थर्ड फ्लोर मेरे नाम पे, ऐसी रजिस्ट्री भी हो जाती है फ्लोर वाइज, जैसे फ्लैट वाइज होती है। बट जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया उसका क्या करें, किसके नाम पे रजिस्टर करें, किसी एक के नाम पे करना पड़ेगा। अब मान लो मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया कन्वीनियंस के लिए, तो आप 2 भी तो यूज करते हो, कल को वो भाइयों में और फादर में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, बोले कल से ना मेरा ग्राउंड फ्लोर यूज मत करना मेरे नाम पे। बोले भैया मेरा 3रा फ्लोर है, ऊपर से जा, हेलीकॉप्टर से जा, कूद के जाया कर, डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे जंप मार, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर पे अंदर घुसा ना तो पुलिस बुला लूंगा मैं। यार ये कैसी बात हुई, तो मैं जाऊंगा कैसे, बोले नहीं पेपर पे लिखा है मेरा नाम है। अब ये कोई सोल्यूशन हुआ क्या, वो बेचारा 3रे वाले पे रहता है, ऊपर जाएगा कैसे, पता चला बाजू वाली बिल्डिंग से चढ़ के टेरेस पे से जा रहा है, वो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बोले यार हमारी प्रॉपर्टी कि तुम्हारा आने जाने का रास्ता है, क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले रिक्वेस्ट है, झगड़ा चल रहा है, जाने तो 2-4 दिन यहाँ से, देखते हैं मान जाएगा तो फिर एंट्री मिल जाएगी। पॉसिबल है नहीं ऐसा। अब ये जो असेट है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो इम्पार्टेबल है, उसके ऐसे पार्ट्स नहीं हो सकते कि इतना एरिया तेरा इतना मेरा, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रूट एक ही है, दूसरा नहीं पॉसिबल है। तो इम्पार्टेबल असेट में
पेपर्स में ये चीज क्लियर लिखी जाती है कि भाई कन्वीनियंस के लिए किसी एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखा है, लेकिन ये एरिया ये तीनों लोग बराबर से यूज कर सकते हैं, सबका इक्वल राइट है, राइट टू पैसेज सबका इक्वल है, और कोई किसी का पैसेज रोक नहीं सकता है। ये डॉक्यूमेंट में जो जमीन के पेपर बनते हैं उसमें लिखा होता है, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के जो पेपर बनते हैं, रजिस्ट्री होती है, उसमें लिखा होता है कि भाई फर्स्ट फ्लोर इसका है, सेकंड फ्लोर इसका है, थर्ड इसका है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो कॉमन असेट है, वो तीनों की बराबर है। कन्वीनियंस के लिए आप प्रॉपर्टी टैक्स में, लाइट बिल में किसी का भी नाम लिखवा दो, लेकिन यूज करने का हक सबका बराबर होगा। अब कल को झगड़ा हो गया, किसी ने गेट बंद कर दिया कि भाई तुम लोग अपने आप देख लो, ये ग्राउंड फ्लोर मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इम्पार्टेबल असेट में ओनरशिप सबकी बराबर की मान ली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप। पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है, ये कंडीशन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कंसेप्ट काफी कॉमन सा है। अभी आजकल चीजें थोड़ी चेंज हो गई, लेकिन पहले अलग था। आज तो ऐसा है कि आप जिस बिल्डिंग में जो फ्लैट खरीद रहे हो, वो फ्लैट की रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाती है, स्पेसिफिक फ्लैट नंबर। पहले ऐसा नहीं होता था। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता था कि आप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हो, और उस मेंबरशिप के तौर पे आपको एक फ्लैट अलॉट किया जाता है, ऐसा दिखाते थे। फ्लैट आप ही का है ये वाला, लेकिन ऑन पेपर ना इस फ्लैट के पेपर आपके पास नहीं है। लीगली आप इस सोसाइटी के मेंबर हो, और आप इस सोसाइटी के मेंबर हो इसलिए आपको एक फ्लैट दिया हुआ है। इस तरीके से होता था। और आपको ना सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। आप आज जो दस्तावेज बनते हैं ना प्रॉपर्टी के पेपर, वो नहीं बनते थे पहले। आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था कि मैं इस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, मेरे पास इसका एक शेयर है। एक शेयर मतलब वो एक फ्लैट की वैल्यू के बराबर है। तो उसके बदले मुझे सोसाइटी ने एक फ्लैट रहने को दिया हुआ है। ऑन पेपर ऐसा दिखता था। बट अब अगर आपको ये फ्लैट बेचना हो तो आप बेच सकते हो। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो जाएगा। जो नया बायर आएगा उसके साथ भी सेम रूल चलेगा। वो सोसाइटी का मेंबर है, उसको एक फ्लैट रहने को मिला है। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉज के हिसाब से आप जो ये सब चीजें कर रहे हो वो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली में तो ये पर्टिकुलर फ्लैट आपका है, भले आप उसको ऑन पेपर दिखाओगे नहीं दिखाओ। तो जब आप ये फ्लैट बेचोगे, खरीदोगे, यूज करोगे, तो इससे होने वाली रेंटल इनकम आप ही को टैक्सेबल होगी। इसको बेचने में कैपिटल गेन भी आप ही को लगेगा। मालिक आप ही माने जाओगे, हमारी नजर में आप ही मालिक हो। बोले नहीं सर मेरे पास तो शेयर सर्टिफिकेट है। अरे तो शेयर सर्टिफिकेट है तो रहते तो घर में ही हो ना, बाहर तो रहते नहीं हो। प्रॉपर्टी के ओनर ही तो आप डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। आज ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों हो गया? क्योंकि अब ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं। अब हाउसिंग सोसाइटी में सबका अपना अपना फ्लैट अपने अपने नाम पे रजिस्टर्ड है। आपका फ्लैट नंबर 201 है तो 201 आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस सोसाइटी के मेंबर हो तो आपको ये फ्लैट दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्टिकुलर प्रीमाइसेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो इससे आने वाला किराया आप ही को टैक्सेबल होगा। तो अब डीम्ड ओनरशिप का प्रॉब्लम नहीं आता है, पुराने कंसेप्ट में आता था वैसा है। तो आप देखना कोई भी सोसाइटी का नाम में होगा ना हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ये फॉर्मेट चलता था शेयर सर्टिफिकेट वाला, वैसा है। टैक्स बचाने वाले थोड़े चक्कर होते थे, लेकिन सेक्शन 27 में उसका इलाज उन्होंने करके रखा है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें ऐसा है कि हम जब प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे हैं, जैसे ये प्रीमाइसिस मेरी है, मैं आपको सेल ऑफ कर रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? आप टोकन मनी देते हो, मैं पेपर रेडी करवाता हूँ, मैं पेपर साइन करता हूँ, बाकी का पैसा देते हो, मैं चाबी दे देता हूँ, फिर हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं, वैसा होता है। अब इसमें रूल ऐसा है 53A ऐसा बोलता है कि अगर मैंने आपको पोजीशन दे दिया, घर की चाबी दे दी और आपसे पूरा पैसा ले लिया, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो रजिस्ट्री है वो हम बाद में कराएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3-4 महीने का टाइम मिलता है। तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद लोग रजिस्ट्रेशन 10-15 दिन, 20 दिन, महीने पर बाद भी कराते हैं। तो तब तक के लिए प्रॉपर्टी का मालिक कौन? बायर। मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका हूँ, पैसा ले चुका हूँ, चाबी दे चुका हूँ। तो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो सेक्शन 53A जो है ना, ये पार्ट परफॉर्मेंस बोला जाता है इसको। सेक्शन का जो शॉर्ट में टाइटल है 53A, तो बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, और एक शॉर्ट में अगर इसका इसका कंसेप्ट लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, पोजेशन प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू ट्रांसफर। ये शॉर्ट स्टोरी है, पूरे सेक्शन को मैंने समराइज कर दिया। पोजेशन प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू ट्रांसफर।
बोलो, नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है ना, फिफ्थ वाला, वो भी अच्छा पॉइंट है। पावर ऑफ हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी। ये लीज और रेंटल वाला मैटर है। जब आप किसी किराएदार को प्रॉपर्टी लीज पे देते हो, आजकल अग्रीमेंट्स वैसे बनाते हैं कि लीगल प्रॉब्लम नहीं आए। पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, किराएदार को किराए पे रखा, बरसों से वही रहता है, रेंट दे रहा है, तो उसमें रूल्स ऐसे थे कि 11 साल 12 साल हो जाए, 12 साल से वो किराएदार कंटिन्यूस आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करके बैठा है, तो उसके बाद ना उस प्रॉपर्टी में उसको कुछ राइट्स मिल जाते थे ओनर जैसे। मतलब फिर आप उसको निकाल नहीं सकते, उसका किराया एक अमाउंट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, उसका निकालोगे तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ऐसे सब पॉइंट्स थे। तो बहुत बार ना वो कब्जा करके बैठ जाते थे टेनेंट्स, फिर उनको निकालना भारी पड़ता था, कोर्ट केस चलता था, तो ओनर की प्रॉपर्टी फंस जाती थी। बहुत सारे लोग इस डर से प्रॉपर्टी किराए पे देते नहीं थे कि ये टेनेंट जो है ना वो कब्जा करके बैठ जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन फिर इसका अब ये निकाला, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट। अब 11 महीने का लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनता है, लीज अग्रीमेंट नहीं, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, बहुत फर्क है। लीज अग्रीमेंट में मैं किसी को जगह किराए पे दे रहा हूँ, उसको यूज करने के लिए काफी सारे राइट्स दे रहा हूँ। लीव एंड लाइसेंस में ऐसा है कि उसके पावर कम हो जाता है, मतलब वो लेजी नहीं है, मैंने सिर्फ उसको ये प्रॉपर्टी रहने के लिए दी है। तो जो लीज अग्रीमेंट के जो लीगल पावर्स हैं और लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट के लीगल पावर्स है, उसमें फर्क है। ओनर ज्यादा सिक्योर हो जाता है जब वो लीव एंड लाइसेंस का अग्रीमेंट करता है और लीज अग्रीमेंट नहीं करता है। तो आज के डेट में कोई भी प्रॉपर्टी कोई किराए पे देता है, लीज अग्रीमेंट नहीं करता है, उसमें करता है लीव एंड लाइसेंस। मतलब भाई मैंने इस पर्सन को ये जगह सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज करने के लिए दी है, वो भी इतने टाइम के लिए, कल को मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं खाली करा सकता हूँ। तो 11-11 महीने का लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनता है, फिर बीच में 1 महीने का गैप रखते हैं, फिर 1 महीना छोड़ के फिर वापस 11 महीने का अग्रीमेंट रिन्यू करते हैं। तो गैप आने की वजह से लीगली कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन दिखता नहीं है। कल को कोर्ट में केस होगा तो ओनर बोलेगा भाई कहाँ कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन है, 11 महीने, 1 महीने का ब्रेक, फिर 11 महीने, तो कंटिन्यूअस तो हुआ ही नहीं ना। तो भाई ऐसे कैसे प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा रहा है, तो खाली करवाना आसान हो जाता है वैसा। तो इस सिचुएशन में बोला है कि अगर आप टेम्पररी के बदले परमानेंटली उस प्रॉपर्टी को यूज करते आ रहे हो और फिर आप बोलते हो नहीं अब तो मेरे पास भी ओनरशिप जैसे राइट्स आ गए, तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई फिर टैक्स भरो, ओनर हो ना आप, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आप ही भरो, तो आपसे हम इनकम टैक्स वसूल कर सकते हैं और आप डीम्ड ओनर हो वैसा है। तो भाई किराएदार अगर मालिक बनने की कोशिश कर रहा है तो मालिक वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले फिर, तो उसको डीम्ड ओनर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसा। दिस इज सेक्शन नंबर 27। बोलो, बातें समझ आ रही हैं यहाँ तक? तो ये मेजरली आपके जो सारे सेक्शंस थे 22 से लेके 27 वो अपने कवर हुए। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बाकी है, जैसे कॉम्पोजिट रेंट है और एक हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वैसे करा देता हूँ 1-2 पॉइंट्स, इतना तो ले लेते हैं, बाकी फिर थोड़ी बहुत चीजें हैं वो कल के लिए रख लेंगे। कॉम्पोजिट रेंट वाला पॉइंट देख लो, बहुत छोटा सा पॉइंट है। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब कंबाइंड रेंट, ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है, आपने सुनी होगी। अब जैसे आप रहने के लिए फ्लैट देख रहे हो, किराए पे घर चाहिए, तो एक फ्लैट है जो एकदम खाली है, पूरा फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं है, लाइट पंखा भी नहीं है, तो सारा काम आपको कराना पड़ेगा। अब किराए के घर में ज्यादा चीजें खर्च करने में अपने को भी लगता है, फिर बाद में खाली करना पड़ा, सब वेस्ट हो जाएगा। दूसरा एक फ्लैट अवेलेबल है जो फर्निश्ड है, एक सेमी फर्निश्ड बोलते हैं, फर्निश्ड बोलते हैं, एक पूरा फर्निश्ड फ्लैट मिल रहा है आपको, सोफा वोफा, टीवी, बेड, वार्डरोब सब कुछ है, आपको खाली अपना पर्सनल सामान लेके आना है, किचन भी बना हुआ है। तो अब रेंट में दोनों प्रीमाइसेस में फर्क होगा, सेम होगी? फर्क होगा ना, जो फर्नीचर के साथ किराए पे दे रहा है किराया ज्यादा मांगेगा, तो ये जो ज्यादा किराया मांगा जा रहा है ये है कॉम्पोजिट रेंट। दिस इज प्रीमाइसिस प्लस एमिनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो प्रीमाइसिस प्लस असेट्स या प्रीमाइसिस प्लस सर्विसेज। तो मैं आपसे जो कंबाइंड रेंट मांग रहा हूँ, मैंने उसमें बोला कि भाई फर्निश्ड फ्लैट है तो आपको फर्नीचर भी मिलेगा और घर का किराया भी, तो मैं मिला के टोटल आपको किराया बता दिया, उसको बोले कॉम्पोजिट रेंट। कितनी बार ऐसा होता है कि प्रीमाइसिस के साथ साथ वॉचमैन, मेड, क्लीनर, हाउस हेल्प, सारी सर्विस वो भी इंक्लूडेड, तो वहां मैं आपसे जो रेंट ले रहा हूँ वो है प्रीमाइसिस प्लस सर्विसेज। तो एक है प्रीमाइसिस प्लस असेट, एक है प्रीमाइसिस प्लस सर्विसेज।
तो ये कॉम्पोजिट रेंट टैक्सेबल कैसे होगा वो बोला है। अब इन्होंने बोला कि अगर कॉम्पोजिट रेंट चार्ज किया जा रहा है तो इसका बाइफर्केशन पता कर लो। बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। मैंने आपको बोला कि जो फ्लैट में आपको रेंट पे दे रहा हूँ ना वो फर्नीचर के साथ, ठीक है, और कंबाइंड रेंट में चार्ज करूंगा 25,000 रुपये मंथली। अब इसको टैक्सेबल कैसे करें? अगर इसका कोई बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है कि इसमें से फ्लैट का कितना और फर्नीचर का कितना, तो ये पूरा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस हेड में नहीं होगा। लेकिन बाइफर्केशन अवेलेबल है। ओनर ने बोला भाई 20,000 रुपये मैं फ्लैट का चार्ज कर रहा हूँ, 5,000 रुपये मैं फर्नीचर का चार्ज कर रहा हूँ, तो ये वाला जो है कहाँ पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में, और ये वाला कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। ये लॉजिक है, समझ आ रहा है? इतना ही बोला है कॉम्पोजिट रेंट में। बाइफर्केशन अवेलेबल है तो प्रॉपर्टी वाला पोर्शन एचपी में, बाकी अदर सोर्सेज में। बट अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर पूरा अदर सोर्सेज, ऐसे बोला होगा। ये सब बातें यहाँ पे बॉक्स में लिखी हुई है नेक्स्ट पेज पे। बहुत छोटा पॉइंट, इतनी कंडीशन है, कुछ है ही नहीं। बोलो, पता चला? चलिए, इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है आपकी, आप इंडिया में रहते हो, तो सारा कैलकुलेशन सेम ही होना है। बस जो रेंट आएगा फॉरेन करेंसी में होगा, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेशन करो, बाकी कोई चेंज नहीं है। और जो कन्वर्जन का रेट होगा वो कौन सा लेंगे? तो बोला 31 मार्च को जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट होता है, टीटी बाइंग रेट, सेलिंग रेट अलग होता है, बाइंग रेट अलग होता है। डॉलर खरीदने का भाव अलग होता है, बेचने का अलग होता है। तो बोले जो बाइंग रेट होता है 31 मार्च का, वो रेट अपने को लेना होता है। वो डेटा में आपको दिया होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर आपकी है तो। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं ना पैसे, उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। आपको फॉरेन कंट्री में किसी को पैसे भेजने हैं तो बैंक ट्रांसफर ही होगा, SBI टू अदर बैंक, तो उसको इनकी लैंग्वेज में टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं। वैसा ऑनलाइन भेजते हैं, हाँ, सिंपल। ठीक है, क्लियर ये कंडीशन? चलो, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अभी एक सेक्शन 10 वाला एक नीचे टेबल बचा है, वो अपने कल डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन 80 का पॉइंट है और 115 BAC का इफेक्ट है, वो भी देखेंगे। तो ये सब जो थोड़ी बहुत मिसलेनियस चीज़ें बची है, ये मैं आपको कल यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो आप सॉल्व करके आ सकते हो घर पे, सेम टाइप के हैं जो कल अपन ने सम किया था वैसे, तो वो टिक कर लो। ये सब मॉड्यूल के सम्स है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 बहुत सारे बन जाएंगे, एक ही जैसे हैं। कहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन 5 तक तो हो ही जाएगा मिनिमम, बाकी के फिर अपन कल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दो दिन और चाहिए सम्स के साथ, कल और परसों, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा। सम्स पे थोड़ा टाइम यहीं पे देंगे क्लास में, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन DT में स्टूडेंट्स को इशू ये आता है कि राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम लगती है और फिर वो एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता, सम्स नहीं बनते। तो जितने सम्स है इसके अंदर रखे ही है सारे मॉड्यूल के, तो यहीं पे सॉल्व कर लो। फिर इसके साथ जो क्रैकर के सम्स है वो मैं आपको घर पे टारगेट दे दूंगा, पर मॉड्यूल की क्लास में ही करा दूंगा, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा वैसा। ठीक है।